बच्चे अभी तो बताइए दोबारा। देखिए, दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वी हैव टू वांट टू प्रूव एल इज इक्वल टू 2m डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, हम हमें एल का एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला 2m डेल्टा ए बाय डेल्टा टी भी प्रूव करना है। तो लेट सपोज ये हमने फिगर बनाई कि अ बॉडी वाज हियर एंड इट डिस्प्लेस टू फ्रॉम सी टू बी। तो इसने कितना एरिया स्वैप किया? इट कवर मोर और लेस लाइक अ ट्राइंगल। इट कवर मोर और लेस लाइक अ ट्राइंगल। तो बच्चे एरिया स्वैप कितना होगा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने अगर इसे पैरेललोग्राम मान लूं तो जो एरिया स्वैप हुआ है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो आर क्रॉस डेल्टा आर, आर क्रॉस डेल्टा आर इज द एरिया स्वैप्ड। वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। तो डीएस को क्या लिख दिया आपने? वी डी टी। डीएस को क्या लिख दिया बच्चे? वी डी टी। डी टी को आप नीचे ले आए, हाफ आर क्रॉस वी। पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो वी आ गया बच्चे पी बाय एम। 2m को आप इधर भेज दीजिए। 2m डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी क्या होता है मेरा? एल। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 2m डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ। हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, अब उसकी एप्लीकेशन। देखिए बच्चे, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ ए इफ आइस एट पोल मेल्ट। अगर पोल की जो आइस है वो मेल्ट कर गई तो टाइम पीरियड ऑफ डे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, ये अभी पोल है, पोल पर बर्फ जमी हुई है। सपोज यहां पर ये पार्टिकल था, यहां पर मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं, पार्टिकल यहां थे। अब ये मेल्ट कर गई। अगर ये मेल्ट कर गई तो बर्फ पानी सारे फैल जाएगा। तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस, अब ये वाला पार्टिकल यहां चला गया, तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ गया है घट गया? आर इंक्रीज कर जाएगा, पार्टिकल दूर दूर फैल जाएंगे। तो यहां पर आर विल इंक्रीज। आई क्या होता है? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। यहाँ आर बढ़ता जा रहा है। जो पार्टिकल पहले इक्वेटर पोलर लाइन के पास पास थे, अब वो दूर दूर चले गए। ठीक है, तो आर बढ़ने की वजह से आई इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता था आई ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर आई को इंक्रीज करेगा तो ओमेगा, अगर एक चीज आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा क्या करेगा? डिक्रीज। तो ओमेगा डिक्रीज करेगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है बच्चे? 2 पाई बाय टी। अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अभी ये 24 घंटे, वो 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ डे विल बिकम मोर देन 24 आवर्स। क्योंकि अगर आइस पोल की आइस मेल्ट कर गई तो अर्थ के घूमने की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन, जो डाइवर होते हैं बच्चे, ये सपोज एक बंदा स्विमिंग करने जा रहा है, स्विमर जो होते हैं, जब ये पानी के अंदर लैंड करते हैं तो इनका जो बॉडी होती है बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। रास्ते में वो गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन जब एंटर करते हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में रखते हैं। वाई सो? वाई सो? बच्चे, जब वो एंटर कर रहे हैं तो उन्होंने अपना पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रखा है, आर इंक्रीज कर रखा है, साइज इंक्रीज कर रखा है, जिसकी वजह से आई इंक्रीज कर गया। आई इंक्रीज करने की वजह से ओमेगा क्या कर जाएगा? डिक्रीज।
जितना ज्यादा आई उतना कम ओमेगा, ओमेगा घटने की वजह से वेलोसिटी घट कम हो जाएगी, दे विल गेट लेस हिट बाय द वाटर, उन पे पानी की वजह से कम चोट लगेगी। वैन द तो वजह जब भी कोई स्विमर पानी के अंदर लैंड करता है तो वो अपनी बॉडी को फुल्ली स्ट्रेच करके रखता है ताकि उसकी वेलोसिटी जब वो पानी के अंदर घुस रहा है एक्सेलरेशन कम से कम हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर पानी के अंदर कम इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर पानी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चे, कम पड़ेगा, ठीक है। अनदर एप्लीकेशन, डांसर, बच्चे डांसर यूजेस हर हैंड टू मच वाइल डांसिंग, व्हाई इट इज सो। देखिए बच्चे, ये इसके डांसर, ये इस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, शी इज अ डांसर रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। देन देखिए बच्चे, कभी वो अपने आर्म खोलेगी, कभी अपने आर्म को क्लोज कर लेगी, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे, देखिए आर्म का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहां पर आर हाई है, आर हाई है, आर हाई होने का मतलब आई हाई है, आई हाई होने का मतलब ओमेगा डिक्रीज होगा, ओमेगा लेस होगा, मतलब इन दिस केस वो धीमे घूमेगी। अगर उसे अपनी स्पीड बढ़ानी है तो वो अपने आर्म आर्म को क्लोज करेगी, और अगर स्पीड कम करनी है तो आर्म्स को खोल लेगी। While dancing, the dancer uses the concept of law of conservation of angular momentum too much. जब अगर आपको गोल घूमने की स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या करो, आर्म्स को स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है, आपकी गोल घूमने की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ओमेगा बढ़ाना है तो आप अपने आर्म्स हैंड्स को फोल्ड कर लीजिए, साइज डिक्रीज कर जाएगा, आई डिक्रीज कर जाएगा, ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन आवर सराउंडिंग, बहुत सारी है। नाउ write down equilibrium of rigid body, इक्विलिब्रियम ऑफ, या जो पहले रोटेशनल मोशन में आए थे, राइट डाउन हेडिंग, रोटेशनल मोशन। देखो अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में रोटेट कर रही है तो टॉर्क लग रहा है, इन दैट केस जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो तो लगेंगी ही लगेंगी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, नॉर्मल इक्वेशन तो वैलिड है ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और टॉर्क इक्वेशन लगेगी कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। वो सब इक्वेशन तो वैलिड रहेंगी रहेंगी, लेकिन एक इक्वेशन और बढ़ जाएगी, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब जैसे हम लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं, लॉज ऑफ मोशन में हम पुली को मासलेस मानते थे, पुली को क्या मानते थे बच्चे, मासलेस। यहां पर एक m1 मास था, यहां पर एक m2 मास था, सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1 तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, दिस इज m2g t t m1g, दीज आर द एफबीडी। हम पुली को पढ़ते नहीं थे क्योंकि पुली मासलेस गिवन होती थी, तो आपके पास दो इक्वेशन बनती हैं, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये ओवरऑल ये ब्लॉक नीचे जा रहा था तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, एंड ओवरऑल जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, t माइनस m1g इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, m1a, यही दो थी। और अब सपोज पुली मासलेस नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल केस है पुली मासलेस नहीं है, प्रैक्टिकली पुली कैन नेवर बी मासलेस, पुली का अपना मास कुछ ना कुछ होगा। Suppose pulley just like pulley can be of any shape, it can be a cylinder, it can be a disc. So let's suppose pulley has mass m, radius r and moment of inertia I. Let's suppose pulley has mass m, radius r, moment of inertia I. या एक क्वेश्चन करते सीधा कि pulley is in the form of disc, pulley is in the form of disc, ठीक है, and has
mass 2 kg and has mass 2 kg. इससे दो मास टंगे हुए हैं, one is of 10 kg, another is of 5 kg. Find the acceleration of blocks. Find the acceleration of blocks. बच्चे जब भी रस्सी के बीच में मास आ जाता है ना तो टेंशन चेंज हो जाती है। यहां पर दोनों तरफ टेंशन सेम क्यों थी? क्योंकि पुली के यहां पर जो बीच में पुली आई थी वो मासलेस थी। बट हेयर एट बोथ द साइड्स द टेंशन विल बी डिफरेंट बिकॉज पुली हैज मास। इसमें दोनों तरफ टेंशन अलग अलग रहेगी क्योंकि पुली के पास मास है। ठीक है, अगर पुली का मास नहीं होता तो मैं दोनों तरफ टेंशन सेम मान लेता। लेट्स सपोज mg, दिस इज 5g, है ना। तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ma। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ma। तो 10g minus t2 is equal to 10a. How many variables are here now? Here I have three variables, t1, t2 and a. So I want three equations. एक इक्वेशन तो आपको 10 kg वाला ब्लॉक दे देगा, mg minus t2 is equal to 10a, और एक इक्वेशन आपको 5 kg वाला ब्लॉक दे देगा। क्या देगा इक्वेशन? t1 minus 5g is equal to 5a. t1 minus 5g is equal to 5a. एक इक्वेशन आपको पुली देगी, पुली गोल घूम रहा है, और अगर बॉडी गोल घूम रही है तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। आपके पास तीन वेरिएबल है तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन ये आपको 10 kg के ब्लॉक ने दी, ये आपको 5 kg के ब्लॉक ने दी, और एक इक्वेशन आपको पुली देगी। एक इक्वेशन कौन देगा आपको? पुली, कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क निकालने के लिए ऑरिजिन पता होना चाहिए, मैंने इसको ऑरिजिन मान लिया। ठीक है, this T2 is trying to rotate the pulley like this in the clockwise direction, ऐसे नीचे ले जा रहा है ना ये, और this T1 is trying to rotate the pulley in the counter clockwise direction. ये इस तरफ खींच रही है पुली को, ये इस तरफ खींच रही है। ओवरऑल पुली जा किस तरफ रही है? नीचे की तरफ, ऐसे घूम रही है। मतलब T2 T1 से बड़ा है, क्योंकि ब्लॉक 10 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब नीचे वाली फोर्स, इस तरफ वाली फोर्स बड़ी है, तो टॉर्क T2 का ज्यादा होगा। T2 और T1 दोनों जो टेंशन है, दोनों पुली पर टॉर्क लगा रही है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। T2 force is trying to rotate the pulley in the clockwise direction, on the, while T1 force is trying to rotate the pulley in the counter clockwise direction. T2 क्लॉकवाइज घुमा रही है और T1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो नेट टॉर्क क्या होगा? टॉर्क ड्यू टू सेकंड फोर्स माइनस टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू आई अल्फा। दो फोर्स टॉर्क लगा रही थी पुली पर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका रेडियस अगर मैं r मान लेता हूं तो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगा। T1 और T2 दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो जाएगा? r। तो ये आ जाएगा r T2 माइनस r T1 इज इक्वल टू i। अल्फा क्या होता है बच्चे? a बाय r। अल्फा क्या होता है? a बाय r। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आएगा? i a बाय r स्क्वायर। अल्फा को a बाय r डाल दिया, यहां से r कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर में ले गए। व्हाट इज द आई ऑफ डिस्क? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज mr स्क्वायर बाय 2। ये सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 इंटू a बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। मास कितना गिवन था? 2 kg। तो 2 बाय 2 1 इज इक्वल टू a। आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, आपके पास तीन इक्वेशन आ गई। एक दो तो नॉर्मल इक्वेशन है जो लॉज ऑफ मोशन में चलती थी, एक आपने टॉर्क से निकाल दी। बाकी अगर आपको ए निकालना है सपोज इस क्वेश्चन में कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो इसमें T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 10g माइनस 5g इज इक्वल टू 10a प्लस 5a प्लस 1a 16a।
is equal to 5g. 50 by taking g is equal to 10, 15 by 16 meter per second square is equal to acceleration. If the pulley is in motion, तो हमें उसमें बच्चे रोटेशनल यानी कि टॉर्क को लाना पड़ेगा. पुली मासलेस नहीं है यहाँ पर. और अगर पुली मासलेस नहीं है, जैसी रस्सी के पीछे मास आता है, दोनों साइड टेंशन अलग अलग हो जाती है. Any doubt anyone can ask. वो तो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स में आएगा. इस उसमें स्टॉक्स इंजन. हाँ, उसमें रोटेटिंग क्रैंक होते हैं, क्रैंक की वजह से आता है वो सब नहीं है हमारे इस चैप्टर में भी. let's do one more question on this concept. देखिए बच्चे, let's suppose this is a hollow cylinder. This is a hollow cylinder of mass, let's suppose 1 kg, and it is free to rotate about its axis. This is a hollow cylinder, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा. ठीक है. A hollow cylinder of mass 1 kg is free to rotate about its axis. इसके ऊपर एक रस्सी बांधी गई, एंड जो इसका फ्री एंड था, लास्ट एंड था, इससे एक 10 kg का ब्लॉक टांग दिया गया या 5 kg का ब्लॉक. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. ये धीरे ये घूमती जाएगी और ब्लॉक नीचे जाता जाएगा. तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. ऐसे एक क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज में भी है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक. देखिए बच्चे, आप लास्ट टर्न पे फोकस कीजिए. जो ये वाला टर्न है, लास्ट टर्न. लास्ट टर्न से ये ब्लॉक टंगा हुआ है 5 kg का. T1 टेंशन T1. ठीक है. नीचे मास mg. एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी. ये सपोज a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. एक इक्वेशन तो ये बनेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma 5 kg वाले ब्लॉक के लिए 5g माइनस T1 इज इक्वल टू 5a. एंड सिलेंडर के लिए क्या लगेगी? सिलेंडर पे एक ही फोर्स है, T1. तो नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू I अल्फा. लेट दिस टू बी ओरिजिन, दिस रेडियस टू बी r. तो नेट टॉर्क को आप क्या लिखोगे? फोर्स इन एफ डी
यानी कि T1 इंटू आर। अल्फा को क्या डाल दोगे, ए बाय आर, जो आपने पीछे किया था सेम स्टेप। अल्फा को क्या डाल दिया बच्चे, ए बाय आर। T1 इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। T1 इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आई ए बाय आर स्क्वायर। What is the moment of inertia of the hollow cylinder? Moment of inertia of the hollow cylinder is mr square, mr square into में a by r square। r square से r square कट जाएगा, this will be equal to ma, this will be equal to ma। मास कितना था इसका 1 kg, 1 into में a, तो T1 आ गया आपका a के बराबर। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जो आपने 5 kg से निकाली थी, और ये आपने पुली से निकाली है, ओ सिलेंडर से। Add both the equation, you will get the value of a. If you add 1 and 2, then you will see T1 will cancel T1, 5g is equal to 5a plus a, 5g is equal to a is equal to 5g by 6। a is equal to 5g by 6। हाँ, 50 by 6 meter per second square will be the answer। If you put the value of g as 10, then 50 by 6 meter per second square will be the acceleration। So this is the condition when the body is in motion, but body can be at rest. So that is called equilibrium of rigid body। If the body is at rest, then it is called equilibrium of rigid body। देखिए बच्चे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, देखो ना, इसमें वही तो 3 कंडीशन होती है। अभी तक जब हम पढ़ते थे बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब 2 कंडीशन पढ़ते थे कि नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इज 0, मतलब जितनी फोर्स राइट में उतनी फोर्स कहाँ लग रही होगी, लेफ्ट की तरफ। सेकेंड, समीशन ऑफ फोर्स इन वाई एक्सिस 0, मतलब जितनी फोर्स वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ है उतनी फोर्स वाई एक्सिस में नीचे की तरफ फोर्स होगी अगर बॉडी रेस्ट पर है। थर्ड, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक और कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, कि बॉडी घूमनी भी नहीं चाहिए। पंखा इज नॉट इन द, अगर पंखा रुका हुआ है तो वो रोटेशन इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है राइट जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना टॉप जा रहा है, ना बॉटम मूव कर रहा है, ना घूम रहा है। लेकिन अगर आपने फैन ऑन कर दिया तब भी वो लेफ्ट राइट नहीं जा रहा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, लेकिन गोल घूम रहा है, उसमें एट दैट टाइम उसमें नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो इन दैट व्हेन द फैन इज रोटेटिंग, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब फैन घूम रहा है एट दैट टाइम इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर हमेशा नेट फोर्स कितनी रहनी चाहिए बच्चे, 0। तो इसके ऊपर हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखिए एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आई थिंक 17th या 18th क्वेश्चन है। ओपन द एनसीईआरटी हरियर।
That is the question number 17. It is the question number 17. अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 17, I am sharing the screen. This one. A meter stick is balanced on a knife edge. Knife edge is just a support. मतलब वो बैलेंस करता है बस, और इट एग्जर्ट द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. इसके रखा है बच्चे, at its center, when two coins each of mass 5 gram are placed one on the another at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? ठीक है, ये क्वेश्चन है. What is the mass of the meter stick? देखिए बच्चे, what is given to in the question कि एक स्टिक थी, मीटर स्टिक. मीटर स्टिक मतलब इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है. ये बैलेंस कहाँ होगी? अगर मुझे बैलेंस करना तो सेंटर पे करना पड़ेगा. मतलब ये 50 सेंटीमीटर पे कहीं बैलेंस होगी. पहले यहाँ पर एक सपोर्ट, इसे एक उंगली आप ये समझिए कि सपोर्ट है ऐसे, है ना, ये इसको बैलेंस कर रहा है ऐसे. ठीक है, इसको कहते हैं नाइफ एज सपोर्ट. इट जस्ट एक्सर्ट द नॉर्मल रिएक्शन. इसका वेट सपोज मास सपोज m है, तो इसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ? mg. इसका वेट कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ? mg. नॉर्मल रिएक्शन mg को कैंसिल कर रहा होगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन व्हाट इज सेइंग, व्हेन टू कॉइन्स आर प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर मार्क ऑफ मास 5 ग्राम ईच, when two coins of 5 gram each are placed one above the another at 12 centimeter mark. ठीक है, 5 ग्राम 5 ग्राम मतलब टोटल हम कहें तो 10 ग्राम मास है. मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg मास है. इसको मैंने कैपिटल एम मान लिया. इसको मैंने कितना मान लिया बच्चे? कैपिटल एम. तो यहां पर mg फोर्स नीचे लग रहा होगा. नाउ रॉड का मास स्मॉल एम माना हुआ है. रॉड का अपना मास 50 पर ही लग रहा होगा, अपना वेट. बट नाउ ही इज सेइंग दैट इट इज बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर. आपको अब नाइफ एज को 50 की जगह 45 पर लाना पड़ा है. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा ही रहा होगा. तो होगा क्या बच्चे? एक बैलेंस का मतलब क्या है? ना तो ये इधर जा रहा, ना ही ये इधर जा रहा. बैलेंस का मतलब क्या है कि ना ये ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा रहा. मतलब जितना अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, तो जितना टॉर्क ये लगा रही है उतना ही टॉर्क ये लगा रहा है. दोनों का टॉर्क बराबर है, तो वो ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं करेगा. ठीक है, इस बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना फोर्स ये वाला फोर्स, जितना टॉर्क ये वाला फोर्स लगा रहा है, उतना ही टॉर्क ये वाला फोर्स भी लगाएगा. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसको मैंने 1 मान लिया, इसको सेकंड मान लिया. टॉर्क होगा टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2. टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू सेकंड फोर्स. टॉर्क होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू F2 इंटू R2. फोर्स कितना है बच्चे? mg. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 45 और 50 के बीच में कितने का गैप होता है? 5 सेंटीमीटर. तो 5/100 मीटर आ गया. सेकंड फोर्स कितनी है? कैपिटल mg. इन 12 और 45 के बीच में कितने का गैप होता है? 33. 100 से 100 कट गया, g से g कट गया. स्मॉल m मुझे निकालना है, स्मॉल m मुझे निकालना है. तो स्मॉल m विल बी 33m by 5. एंड टोटल मास कितना था इसका? कैपिटल m कितना था? 10 इंटू 10 के माइनस 3 kg. 33 इंटू में 10 इंटू में 10 दिस बाय माइनस 3 kg by 5. मतलब 330 by 5 ग्राम. 10 की पावर माइनस 3 kg ग्राम में कन्वर्ट लिख दिया. बात समझ आ रही नहीं आ रही बच्चे? पहले आपने क्या किया? 33 था, g की वैल्यू पुट कर दी बस 10. m की वैल्यू, g तो कट गए, m की वैल्यू 10 पुट कर दी तो ये 330 बन गया. कितना बन गया? ये 330.
ठीक है, अपॉन में 5। तो दैट्स द आंसर, दैट विल बी द मास ऑफ द रॉड, यही मुझे निकालना था। एनीबडी